Hi everyone. So today's topic of discussion is non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is also known as NSAIDs. चीज़ समझो इसमें जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है इसका क्या मतलब, इसमें स्टेरॉयड नहीं होगा, उसका नाम से पता लग रहा है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स डेवलप किए गए हैं, उसको हम बोल देते हैं एनसेड्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं इसको क्या और बोला जाता है। इनको एजेंट्स के नाम से भी बोला जाता है, एनाल्जेसिक्स के नाम से, या फिर मेडिसिन भी बोल दिया जाता है। तो इट कैन बी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, analgesics or medicines, which is a group of drug or a class of drug that provides analgesics, antipyretic and in higher doses anti-inflammatory effects। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनसेड्स होते हैं इसके पास 3 काम होते हैं। हमारे को अगर फीवर होता है उसमें ये प्रिवेंट करता है, उसके अलावा पेन को कम करने में हेल्प करता है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये 3 काम हो गए, फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो एनसेड्स का बेसिक काम इन तीनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली कि नॉन स्टेरॉयडल मतलब इसमें स्टेरॉयड नहीं होंगे। हाँ, स्टेरॉयड्स के अंदर भी हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, वैसा ही एनसेड्स के अंदर होता है। एज एनाल्जेसिक्स एनसेड्स आर अनयूजुअल। ठीक है, इन दैट दे आर नॉन नार्कोटिक, मतलब ये हमारा कोई एडिक्टिव पोटेंशियल नहीं होता इन ड्रग्स के पास, राइट। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, और जो सारे के सारे अवेलेबल हैं OTC मीन्स ओवर द काउंटर, जो आप जाकर किसी भी केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ना हम यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम एनसेड्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं और हमें इसे यूज़ कैसे करना है, या क्या ड्रग्स होते हैं। तो बेसिक चीज़ समझते हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद उन ड्रग्स पे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ ये है कि जब तक टिश्यू इंजरी नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस यूजलेस है। मतलब इन्फ्लामेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर भी टिश्यू इंजरी होने वाली है। तो एक चीज़ यहाँ पर ऐसे समझो कि मान लो ये वाला टिश्यू था हमारे पास, सपोजिंगली XYZ, मान लो ये टिश्यू है और यहाँ पर हो गई टिश्यू इंजरी। अब इस टिश्यू इंजरी के होने के बाद जब किसी भी एरिया में टिश्यू इंजरी होती है तो वहाँ पर क्या रिलीज होता है, फॉस्फोलाइपेज A2। तो ये क्या हो गया, फॉस्फोलाइपेज A2 वहाँ पर रिलीज हो गया। एक चीज़ हमें यहाँ पर ये याद रखनी है, जो ये फॉस्फोलाइपेज A2 है इसका क्या रोल होता है। मुझे लगता है कि आपको इतना ज़रूर पता होगा कि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास क्या होते हैं, खुद की फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एक चीज़ और, अगर सेल मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड्स हैं तो वो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 वो किस में टूट जाते हैं, अराकिडोनिक एसिड में। ठीक है, ये हो गया जो पैथोलॉजी वाली बात हो गई, या फिर जो बिल्कुल बेसिक्स हो गए। तो जो सेल मेम्ब्रेन थी उसमें टिश्यू इंजरी हुई, वहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स थे वो क्या होंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे या मेटाबोलाइज हो जाएंगे अराकिडोनिक एसिड में। जो अराकिडोनिक एसिड बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। और ये फॉस्फोलाइपेज A2 कहाँ से आया, टिश्यू इंजरी की वजह से आया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हो गई बिल्कुल बेसिक। अब इसके बाद चलते हैं कि हमारे लिए अराकिडोनिक एसिड इम्पॉर्टेंट क्यों है। अराकिडोनिक एसिड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होगा, ये फर्दर मेटाबोलाइज होगा और ये क्या बनाएगा, या तो ये यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना सकता है या फिर यहाँ पर ये ल्यूकोट्रीन्स बना सकता है। अगर हमारे को अराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना है तो हमारे पास एक एंजाइम ज़रूर होनी चाहिए, वो है कॉक्स। कॉक्स क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस। ऐसे ही अगर हमें अराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्रीन्स बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉक्स होना चाहिए, लाइपोऑक्सीजनेस। तो ये 2 एंजाइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले अभी इतना समझ लो, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर ल्यूकोट्रीन्स के बारे में, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक हम ले लेंगे। इफ़ यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप लोग विलिंग हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में या ल्यूकोट्रीन्स के बारे में अलग से समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट।
बट अभी के लिए इतनी चीज़ समझो, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की यहाँ पर बात हो रही है तो हमारा बेसिक मतलब क्या है यहाँ पर, अगर कॉक्स क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो पहले स्टार्टिंग में बनता है वो कौन सा होता है, PGG2। ये भी अनस्टेबल होता है, फिर ये H2 में बनेगा, वो भी अनस्टेबल होगा, फिर वो आगे किस में बनता है, वो थ्रोम्बेक्सिन A2 के अंदर बनेगा या फिर PGI2 के अंदर बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं। ऐसे ही जो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं ये भी अनस्टेबल होते हैं, तो ये ल्यूकोट्रीन A4 बनता है, फिर ल्यूकोट्रीन B4 C4 ऐसे करके बनते रहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझो। अभी एक चीज़ यहाँ पर जो तुमको कंसीडर करनी है या समझ लेना, हमेशा हमने बोला जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो उसमें 2-2 आ रहा है, मतलब याद रखना कि उनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर ल्यूकोट्रीन की बात करते तो मैं यहाँ पर बनाती ल्यूकोट्रीन A4 या B4 या C4, मतलब सिर्फ मैं नहीं बनाती, एक्चुअली ये है ही ऐसे। तो मतलब ये है कि जो अराकिडोनिक एसिड जब मेटाबोलाइज होता है लॉक्स की प्रेजेंस में तो उसके पास 4 बॉन्ड्स रह जाते हैं, जबकि वो कॉक्स की प्रेजेंस में जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो सिर्फ 2 बॉन्ड्स रह जाते हैं। ठीक है, इतने हो गए बेसिक कंसेप्ट। अब हमारा टॉपिक तो एनसेड्स हैं, तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स क्यों पढ़ने लग गए, हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अभी इकट्ठे करे हैं। दूसरी चीज़, हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम है कॉक्स एंजाइम, और जो एनसेड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे कॉक्स को। अगर कॉक्स रुक गया तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आगे कोई भी नहीं बनेगा, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नॉर्मली हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर जो एनसेड्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं कॉक्स को। ठीक है, अब कॉक्स क्या था, साइक्लोऑक्सीजनेस। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझो कि अगर हम साइक्लोऑक्सीजनेस की बात कर रहे हैं तो साइक्लोऑक्सीजनेस 2 तरह का होता है। ठीक है, तो 2 तरह का कैसे कि एक गुड बॉय होता है, एक बैड बॉय होता है। क्लास में होता है, हमारी भी क्लास में होगा, राइट। तो जो बैड बॉय है और जो गुड बॉय है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो गुड बॉय है वो हमेशा वो वाला काम करेगा जो उसकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, या वो घर का ध्यान रखेगा, या वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, अच्छा काम करता है। तो जो कॉक्स 1 है हम उसको क्या नाम देते हैं, हाउस कीपिंग, जबकि जो कॉक्स 2 है हम उसको क्या नाम देते हैं, इंड्यूसिबल। अब ये क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग, इसका मतलब ये है कि कॉक्स 1 उन जगह पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हो, मतलब जहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा हो, जैसे हमारी बॉडी में अल्सर से प्रोटेक्शन कराना, ये नॉर्मल प्रोटेक्शन है कि एसिड ज़्यादा ना हो स्टमक के अंदर, नॉर्मल अच्छे काम है, वो सारा किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉक्स 1 की प्रेजेंस में। ऐसे ही जबकि जो कॉक्स 2 की प्रेजेंस में है ये इंड्यूस किए जाते हैं, मतलब ये वाली जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ से इंड्यूस किए जाते हैं, एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अभी हमने बोला टिश्यू इंजरी होएगी, इन्फ्लामेशन होए, तो ऐसे ही वो जो पूरा प्रोसेस है उसके थ्रू जो भी रिलीज होंगे वो कॉक्स 2 होंगे। तो कॉक्स 2 इज अ बैड बॉय वेयर एज कॉक्स 1 इज अ गुड बॉय। ठीक है, इतनी बात बेसिक सी अभी ये समझो। उसके फिर इसके बाद क्या क्या इसमें होता है ये सब हम आगे स्लाइड्स में समझ लेंगे। अभी बेसिक ओवरव्यू हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है, एनसेड्स जब हम पढ़ेंगे तो हमको कॉक्स 1 को इनहिबिट करना है, कॉक्स 2 को इनहिबिट करना है, और कुछ दोनों को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे होने वाला है कि अगर हम कंबाइंड इनहिबिशन करने वाले हैं तो ऐसे भी होगा कि नॉन सिलेक्टिव इनहिबिशन होगा, तो नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स हो जाएंगे, कोई सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलो एक बार हम स्लाइड्स देख लेते हैं। अब तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कौन कौन से ड्रग आने वाले हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, ये सारे के ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉक्स, जो अभी हम समझ के आए। कॉक्स 1 ये हमने पढ़ लिया कि जो नॉर्मल सेल्स या टिश्यूज होते हैं इनके पास कॉक्स 1 प्रेजेंट होता है, जब और कॉक्स 1 को हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग एंजाइम बोलते हैं। जबकि जो कॉक्स 2 होता है ये क्या होता है, ये डिफरेंट एरियाज ऑफ किडनी एंड ब्रेन पे एक्ट करता है। अच्छा, एक और चीज़ समझो कि जो ये बैड बॉय है, कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैड बॉय भी एक आधा अच्छा काम कर दे, राइट, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जो नॉर्मल फंक्शन है बैड बॉय का वो किडनी और ब्रेन में हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये याद रखो कि कभी होता है ना गलती से बैड बॉय ने भी कुछ अच्छा कर दिया,
तो COX-2 नॉर्मली किडनी और ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजरी होगी वहाँ पर COX-2 ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इट इज thought that the inhibiting COX-2 leads to the anti-inflammatory, analgesic, antipyretic effect, and that those NSAIDs also inhibiting COX-1, particularly aspirin, may cause GIT, bleeding and ulcers. अब हम एस्पिरिन का अलग से समझेंगे और ये ब्लीडिंग और अल्सर्स का भी जो साइड इफेक्ट इन्होंने बोले हैं ये भी हम आगे समझ लेंगे कि ये क्यों बोल रहे हैं। अब एक चीज़ और समझो, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट कैसे करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे समझ लेते हैं, अभी ये वाली बात यहाँ पर हुई है। तो जो स्टमक होता है ना उसके अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, तो जो स्टमक है हमारा, ये नॉर्मली मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, नॉट वेरी गुड लुकिंग बट या, सो दिस इज अ स्टमक, राइट। अब स्टमक के पास हमारा क्या होने वाला है, प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE2। हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलेंगे, राइट। तो अभी के लिए यहाँ पर ये समझना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर PGE2 जो कि कैसे सिक्रीट हो रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन से, पहले G हुआ था फिर H हुआ था, उसने DE ये सारे बनाए थे, D2 E2, राइट। अब जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है या I2 है, ये क्या होता है, जो I2 होता है PGI2, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्टासाइक्लिन, उसी का नाम होता है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जो नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं या स्टमक में सिक्रीट हो रहे हैं, उसका काम ये है कि वो हमारी बॉडी में HCl के लेवल को कम करेगा। क्यों कम करेगा, हमें तो एसिड की ज़रूरत होती है, बट हमें सिर्फ उतनी अमाउंट की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी वहाँ पर अल्सर्स हो जाएंगे, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 I2 हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देते हैं। दूसरा मैकेनिज्म इनका क्या होता है, ये HCl प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, और जो यहाँ पर ये म्यूकस की कवरिंग होती है या लेयर होती है, ये इसको भी बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारी बॉडी में सेल्फ गैस्ट्रिक अल्सर्स को बचाने के लिए। अभी क्या वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होंगे, NSAIDs देने का क्या मतलब है, वहाँ पर कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, तो वहाँ पर अल्सर्स ज़्यादा हो जाएंगे और ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब चलते हैं आगे। एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पर, जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि एस्पिरिन एंड NSAIDs inhibit the COX enzyme and prostaglandin production. They do not inhibit the lipooxygenase pathway of the arachidonic acid and doesn't suppress the leukotriene formations, ठीक है। तो हमने दो डिविजन्स में बात करी थी, तो हमने ये बोला कि हमने सिर्फ COX को इनहिबिट करा है, तो जो अराकिडोनिक एसिड से लॉक्स बन रहा था, लॉक्स की वजह से ल्यूकोट्रीन्स बन रहे थे, वो कंटिन्यू बनते रहेंगे। ऐसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेस द इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ COX-2 एंड दस COX-2 mediated prostaglandin production. They also inhibit the action of phospholipase A2 which releases the arachidonic acid from the cell membrane. तो ये हमने बात स्टार्टिंग में कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं COX-1 COX-2 का। हमने ये पता लगा लिया ये COX-1 है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर मिलेगा। कन्वर्ट्स अराकिडोनिक एसिड टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मेंटेन्स द रीनल फंक्शन, प्रोवाइड इंटीग्रिटी टू द म्यूकस, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इफेक्ट्स ऑफ ब्लॉकिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन लीड टू द एडवर्स इफेक्ट्स लाइक ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक एरोजन्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स, सोडियम रिटेंशन, एडिमा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में ऑल्सो अकर, ठीक है। ऐसे जब हम COX-2 के बारे में बात कर रहे हैं तो COX-2 क्या होता है, दीज आर इंड्यूस्ड बाय द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई। तो वहाँ पर पहले कोई इंजरी होनी चाहिए या इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, ये पेन और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट्स होते हैं। इट ऑल्सो ब्लॉक्स द प्लेटलेट क्लम्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेन को डिक्रीज करेगा या इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करेगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द protective vasodilation. It prevents protective vasodilation and allows the platelet clumping which leads to the MI.
तो अब फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर उसने ये बोला कि जो एनसेड्स हैं मोस्टली लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं बाय ऑक्सीडेशन या कंजुगेशन से। मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड एंड फूड डज नॉट substantially change their bioavailability. Most of NSAIDs are highly metabolized phase 1 phase 2 reaction के थ्रू मेटाबोलाइज भी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल NSAIDs मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A या CYP2C फैमिलीज ऑफ P450 एंजाइम्स इन द लिवर। ठीक है, तो ये सारी इनकी बेसिक बातें हो गई कि ये कैसे मेटाबॉलिज्म होने वाला है इनका और कौन से एंजाइम्स रहेंगी वहाँ पर। ऑल NSAIDs आर द गैस्ट्रिक इरिटेंट्स एंड कैन बी एसोसिएटेड विद द अल्सर्स एंड ब्लीड। NSAID इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये कभी कभी नेफ्रोटॉक्सिसिटी के साथ भी एसोसिएटेड होता है, विच इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद द ऑटो रेगुलेशन ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो। अब कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बोला कि जब कॉक्स को इनहिबिट कर रहे हैं वो ड्रग्स होते हैं एनसेड्स। अब इसके अंदर भी एनसेड्स भी 2-3 तरीके के होते हैं। यूजुअली तुमने अब तक सुना होगा कॉक्स 1 इनहिबिटर्स, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, राइट। अगर हम नॉन सिलेक्टिव की बात करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, कॉक्स 1 भी कॉक्स 2 भी। अगर हम सिलेक्टिव की बात करेंगे जिसके अंदर कॉक्सिब्स ले लेते हैं, जिनके एंड में कॉक्सिब खत्म होता है, जैसे सेलिकॉक्सिब, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये सारे सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हो जाते हैं या फिर कुछ प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होते हैं। अब कॉक्स 3 इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? अब ये एक कंसेप्ट बना कि जो पैरासीटामोल जैसे ड्रग्स हैं, राइट। अब हमने ये बोला कि 3 चीज़ें होनी चाहिए अगर हमें एनसेड का फंक्शन देखना है। तो उसके पास एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, एनाल्जेसिक एक्टिविटी होनी चाहिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होनी चाहिए। बट जो PCM है, जो पैरासीटामोल ड्रग है, इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं है या इट हैज़ अ वेरी पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। अब एक थ्योरी उसमें से ये बोलती है कि वो कॉक्स 3 इनहिबिटर से इनहिबिट होता है जो कि ब्रेन में होता है। अगर वो ब्रेन के अंदर कॉक्स 3 है तो वहाँ पर वो सिर्फ पेन को कम कर सकता है, वो फीवर को कम कर सकता है, बट जो कि वो इन्फ्लेमेशन वाली साइट पे नहीं है, इसलिए वो इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर सकता, राइट। तो एक चीज़ ये दी गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। उसके अंदर हम कुछ ड्रग्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही। अगर कॉक्स 1 सिलेक्टिव इनहिबिटर के बारे में बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या जिसको हम एस्पिरिन भी बोलते हैं, जबकि जो कि लो डोज के अंदर होगा वो सिर्फ कॉक्स 1 का सिलेक्टिव होगा। अगर नॉन सिलेक्टिव का मतलब कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर रहा है, 2 को भी इनहिबिट कर रहा है, वो हो सकता है डिक्लोफेनाक। उसके बाद आइबुप्रोफेन हो सकता है, इंडोमिथासिन, पेरोक्सिकैम, नेप्रोक्सेन, ये सारे के सारे ड्रग्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम मोर कॉक्स 2 सिलेक्टिव पे आ जाते हैं तो निमोसोलाइड हो जाएगा, इटोडोलैक हो जाएगा। अगर सिर्फ कॉक्स 2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स पे आ जाते हैं तो प्रेफरेंशियल पे आ जाएंगे तो वो कॉक्सिब्स हो जाते हैं, वो हमारे सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, ये सारे ड्रग्स हो जाएंगे, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना शुरू करो, ठीक है। एस्पिरिन को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, एस्पिरिन हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एस्पिरिन लो डोज में अलग तरीके से काम करने वाली है, हाई डोज के अंदर अलग तरीके से काम करने वाली है, होती ये भी कॉक्स इनहिबिटर ही है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम डिक्लोफेनाक। तुमने बहुत बार देखा होगा, मोस्ट कॉमन जो पेन किलर दी जाती है वो डिक्लोफेनाक दी जाती है, राइट। तो वो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ में एनाल्जेसिक इफेक्ट है। अगर हमें बच्चों के अंदर भी हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है तो सबसे कॉमन और सबसे फेमस जो बच्चों के अंदर तुम दे सकते हो वो कौन सा है? एंटी इन्फ्लेमेटरी आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा कॉमनली अप्रूव्ड ड्रग है। ऐसे तो PCM भी देते हैं। PCM का काम क्या है? एंटीपायरेटिक के अंदर, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है ही नहीं। तो अगर उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं है तो हमारे पास कौन सा ड्रग बचा? हमने आइबुप्रोफेन दे दिया, ठीक है। ऐसे ही जो अगला ड्रग है वो कीटोरोलैक हो, IV दिया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका एनसेड एक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है ये, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगला ड्रग जो है वो पेरोक्सिकैम है। जो पेरोक्सिकैम है ये इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ठीक है। तो एनसेड्स में लॉन्गेस्ट एक्टिंग एनसेड क्या है? पेरोक्सिकैम है। अब चलो इधर निमोसलाइड पे। अगर निमोसलाइड की बात करें हम
तो ये बहुत टाइम पहले से चिल्ड्रंस में बंद हो गई है। बच्चों के अंदर हम अब निमोसलाइड नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अब वो हिपैटोटॉक्सिक है, इसलिए हम उसको नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे ये सारे ड्रग्स हो गए। जो ये कॉक्सिब्स हैं, इसके अंदर हमने बात कर ली, ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं। अब हमने इसको सिर्फ सिलेक्टिव वाला क्यों यूज़ करा, हमने कंबाइंड वाला क्यों नहीं यूज़ करा? क्योंकि हम एक जनरेशन को बेटर जनरेशन कंसीडर करने लग जाते हैं अगर हम सिर्फ सिलेक्टिव कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देंगे। अब हमें सिलेक्टिव कॉक्स 2 की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अब सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो कॉक्स 1 होता है वो तो नॉर्मल साइट पे प्रेजेंट होता है। नॉर्मल साइट पे प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि अगर ये वाले जो ड्रग्स हैं डिक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, ये सारे के सारे ये क्या कर सकते हैं, ये पेप्टिक अल्सर का चांस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्यों चांस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कॉक्स 1 इनहिबिट हुआ है तो वहाँ पर गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहाँ पर रहते थे अब नहीं रहेंगे। HCl का प्रोडक्शन वो कम करता था, अब HCl ज़्यादा होगा, तो इस वजह से वहाँ पर पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। इसलिए हम मूव करें कॉक्स 2 सिलेक्टिव इनहिबिटर्स पे जिसमें सारे कॉक्सिब्स होते हैं, ताकि हमारे पास लेस द चांस ऑफ पेप्टिक अल्सर हो। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी बात हमने यहाँ पर समझ ली। तो अब यहाँ पर फिर से एनाल्जेसिक इफेक्ट हो गया, एनसेड्स जो प्रोवाइड करते हैं, एंटीपायरेटिक इफेक्ट हो गया। अब हमको एक चीज़ और याद रखनी है, एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ज़रूर करना होता है। अब एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैं आगे अच्छे से एग्जाम्पल से समझा दूंगी तुमको, तो वो समझ लेना कि यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है, एसिडोसिस हो सकता है। ये बेसिकली यहाँ पर जो सैलिसाइलेट्स है या फिर एस्पिरिन है, ओवरडोज की बात कर रहा है, या एस्पिरिन पॉइजनिंग की बात हो रही है, सैलिसाइलिज्म की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर उस केस के अंदर हमको एसिडोसिस, एल्कलोसिस ये सब देखने को मिल सकता है, राइट। अब एक बार कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर लो डोज है एस्पिरिन की तो वो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्ट करती हैं, जबकि अगर उनकी हाई डोज हो जाती है तो वहाँ पर वो एक्यूट रिमेटिक फीवर के लिए, सोडियम वाटर रिटेंशन, इनके लिए तो हेल्प कर सकती हैं, बट धीरे धीरे वहाँ पर हमारा वर्कलोड बढ़ता जाएगा हार्ट का और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है कि पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। हाई डोजेस ऑफ सैलिसाइलेट्स कैन प्रोड्यूस पल्मोनरी एडिमा इन द ओल्डर पेशेंट्स, अगर वो बहुत लंबे टाइम से उसको यूज़ करी जा रहे हैं। ठीक, तो अब आगे जीआई इफेक्ट्स देख लेते हैं। जीआई के अंदर वही है कि नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्ट्रेस, ये सब हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सरेशंस हो सकती हैं, जीआई हैमरेज हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, मैकेनिज्म्स बाय विच द एनसेड्स मे कॉज द म्यूकोजल इंजरीज, इरोजन्स कर सकते हैं, अल्सर्स कर सकते हैं। अभी हमने वहाँ समझा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या क्या करते हैं, और अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं है, उनके डिप्लीशन की वजह से क्या होगा, HCl ज़्यादा बन जाएगा, जो म्यूसिन है उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन कम हो जाएगा, एपिथेलियल प्लोरिफरेशन कम हो जाएगा, हीलिंग के अंदर दिक्कत होगी पेशेंट को, इस वजह से वहाँ पर इरोजन्स या अल्सर्स ज़्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम हिपैटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जो सैलिसाइलेट्स हैं दीज कैन कॉज हिपैटिक इंजरीज, तो ये हिपैटिक इंजरी भी कॉज कर सकती हैं। तो इनकी डोज हमें ध्यान रखनी होती है, नहीं तो लिवर पेशेंट्स के अंदर ये दिक्कत कर सकते हैं। या फिर एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ये एस्पिरिन लाइक ड्रग्स हैं ये हम बच्चों के अंदर नहीं देना प्रेफर करते। ठीक है, अब एस्पिरिन का स्पेशली इतना ज़्यादा एस्पिरिन के बारे में ही सारी क्यों बात करी जा रहे हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझो, जो एस्पिरिन है इट इज़ द ओनली इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, राइट। इरिवर्सिबल मतलब एक बार इसने अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने बंद कर दिए तो ये दोबारा बनाने शुरू नहीं करेगा। अब उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये इरिवर्सिबल होने के साथ साथ अब इसका थोड़ा सा रोल क्या होता है, ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी होता है, तो इसका एंटीप्लेटलेट यूज़ होता है एस्पिरिन का। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको किन पेशेंट्स के अंदर दे देते हैं, MI या स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर। तो जो सेरिब्रल स्ट्रोक होता है तो ये उस पेशेंट्स के अंदर, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के पेशेंट के अंदर दे देते हैं। बट जो एस्पिरिन का वो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, ये हाइपर यूरिसीमिया कॉज कर सकते हैं पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर। और दूसरी चीज़, कभी भी हम जो एस्पिरिन लाइक ड्रग्स हैं या एस्पिरिन पर्टिकुलरली हम किस में नहीं देते, बच्चों में नहीं देते। किन बच्चों के अंदर नहीं देते, जिन बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो।
तो वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन वाले बच्चों को हम क्यों नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, रे सिंड्रोम। और वहाँ पर राय सिंड्रोम होने का मतलब है कि वो एनकेफेलोपैथी और हिपैटिक इंजरी कॉज कर देगा, ठीक है। तो ये इस वजह से हम वहाँ पर नहीं देते हैं। अब ब्लड के अंदर क्या इफेक्ट होता है, तो ब्लड के अंदर इफेक्ट इंजेक्शन ऑफ द एस्पिरिन बाय द हेल्दी इंडिविजुअल्स कैन प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम। अब ये ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है। यहाँ पर इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन ऑफ द प्लेटलेट कॉक्स हो जाता है, साइक्लोऑक्सीजनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी। So patients with severe hepatic damage, vitamin K deficiency, hemophilia should avoid aspirin because the inhibition of the platelet hemostasis can result in the hemorrhage। इसलिए हमने बोला कि ब्लीडिंग हो जाती है। जब हमने ऊपर स्टार्टिंग के स्लाइड में बोला था कि एस्पिरिन की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स भी बढ़ सकते हैं और ब्लीडिंग भी बढ़ सकते हैं। क्यों ब्लीडिंग बढ़ रही है यहाँ पर, अब हमें उसका रीज़न समझ में आ गया, ठीक है। अब सैलिसाइलेट्स डू नॉट ऑर्डिनरीली alter the leukocyte or the platelet count, the hematocrit और the hemoglobin content। तो ये इन चीज़ों को अफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। अब जो इतना सारा हमने सैलिसाइलेट्स के बारे में पढ़ लिया, तो सैलिसाइलेट्स बेसिकली क्या है, यहाँ पर एस्पिरिन की ही बात हो रही थी। तो अब हम एस्पिरिन के अंदर एक लास्ट चीज़ और पढ़ लेते हैं, एस्पिरिन की पॉइजनिंग, तो जिससे हम ऊपर वाली स्लाइड्स को रिलेट भी कर पाएंगे। जो एस्पिरिन होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो बेसिकली क्या है, ये एक एसिड है, राइट। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिड हुआ उसके अंदर। अब एक चीज़ याद रखो कि जब हम पेशेंट को एस्पिरिन पे डाल रहे हैं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कभी भी स्टिमुलेट होता है तो वो क्या करता है, हाइपर वेंटिलेट। हाइपर वेंटिलेशन का क्या मतलब कि ज़्यादा तेज़ वो वेंटिलेट करने लग जाता है, मतलब सांस अंदर बाहर छोड़ने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अगर बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो रही है तो इट इज़ गुड कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक बार निकाल लें और फिर ऑक्सीजन ले लें, वो वाला प्रोसीजर होता है कि एक्सचेंज वाला। बट इट इज़ नॉट गुड कि कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट से निकली जा रही है बॉडी में से। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट से बॉडी में से बाहर निकलती रहती है। तो अब क्या हुआ कि जो बॉडी हमारी कार्बोनिक एसिड बनाती थी, अभी कार्बोनिक एसिड कहाँ से आया, मतलब जो वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो बॉडी में होती थी, ये दोनों कंबाइन हो जाते थे और कार्बोनिक एसिड बनाते थे। अब वो कार्बोनिक एसिड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होने लग जाता है, एल्केलोसिस होने लग जाता है। तो ऊपर की स्लाइड में हमने अभी बोला था ना कि वहाँ पर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, राइट। तो ये एक उसका कारण हो गया कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट एस्पिरिन पॉइजनिंग में जा रहा है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसको एल्केलोसिस हो रहा है, पेशेंट के अगर सिम्टम्स आएंगे अबव द नेक। अबव द नेक वाले सिम्टम्स क्या, मतलब पेशेंट को चक्कर आने लग जाए, टेनिटस हो जाए, ब्लरिंग ऑफ विजन होने लग जाए, हेडेक हो जाए, वर्टाइगो हो जाए। तो ये सारे के सारे क्या सिम्टम्स हैं, पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में जा रहा है। तो तुम अगर दवाई वहीं पर स्टॉप कर देते हो, एस्पिरिन देना वहाँ रोक देते हो, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब पेशेंट वापस से ठीक होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसका हेडेक खत्म होगा, वर्टाइगो खत्म होगा, टेनिटस खत्म होगा, राइट। बट अगर यहाँ पर भी डॉक्टर को नहीं पता लग रहा, या बीइंग स्टूडेंट्स या बीइंग इंटर्न्स तुमको नहीं पता लग रहा कि यहाँ पर दवाई रोक देनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, पेशेंट अब इरिवर्सिबल प्रोसीजर में चला जाएगा। मतलब उसको एस्पिरिन हम देते ही जा रहे हैं, इस वजह से अब क्या होगा, यहाँ पर इरिवर्सिबल क्यों होगा, अभी तक तो हमने बोला एल्केलोसिस में है, अब हम यहाँ पर ये बोलने लग जाएंगे वो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा। अब मुझे इस बात का मतलब बताओ कि एसिडोसिस, अभी तक तो हम एल्कलोसिस की बात कर रहे थे, फिर हम एसिडोसिस पे आ गए, ये कैसे? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एल्कलोसिस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था, अब एसिड कहाँ से ज़्यादा आने लग गया। एक तो मैं एस्पिरिन बार बार देते जा रहे हो, तो वो क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो उसके अंदर एसिड, खुद का ही एसिड बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है, हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, सारा का सारा हाइपर वेंटिलेट करने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होती जा रही है बॉडी के अंदर से, तो जो वो एनर्जी लग रही है उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एसिड सिक्रीशन। तो यहाँ से एस्पिरिन की वजह से एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन।
जो फटाफट से हॉस्पिटलाइजेशन मांगती है, विच इज़ इरिवर्सिबल, जो अपने आप ठीक नहीं होने वाली है, और आपको एस्पिरिन स्टॉप करना पड़ेगा और फिर आपको बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि एस्पिरिन की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। हमने ये बोला जब तक हमारा रिवर्सिबल था, वो कौन सा स्टेज था, जहाँ तक रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस था, वहाँ तक क्या था, हमारा रिवर्सिबल प्रोसीजर था। अब एक चीज़ और याद रखो कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल एल्केलोसिस है, जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है वो रिवर्सिबल है, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ तक के प्रोसेस को बोलते हैं सैलिसाइलिज्म। एक होता है एस्पिरिन पॉइजनिंग, एक होता है सैलिसाइलिज्म। तो जो सैलिसाइलिज्म होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो कहाँ तक होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस तक। जब बात मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे आ जाती है, वहाँ पर इरिवर्सिबल हो जाता है और वहाँ पर एक्यूट एस्पिरिन पॉइजनिंग हो जाती है या क्रॉनिक एस्पिरिन पॉइजनिंग हो जाती है। अब चलते हैं हम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनसेड्स के बारे में। तो अब एनसेड से पेट दर्द होगा, गैस्ट्रिक अल्सर्स, डायरिया, ये सब चीज़ें, हिपैटिक हैमरेज हो सकता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। अब सोडियम वाटर रिटेंशन हो सकता है, रीनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, हेडेक हो सकता है, टिनिटस, ये सारी चीज़ें हमने समझी जैसे कि एस्पिरिन के केस में भी हो रहा था, ठीक है। अब एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रेइज सिंड्रोम हो सकता है, रेइज किस में हो रहा था, बच्चों के अंदर हो रहा था, ठीक है। देन देयर इज अब बेनिफिशियल इफेक्ट्स, हमने एक जनरल सी टेबल बनाई है, उसके अंदर बेनिफिशियल इफेक्ट देख लो, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी प्लेटलेट, जैसे हम एस्पिरिन को देते हैं एमआई और स्ट्रोक की प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, राइट। अब एक और लास्ट चीज़ रह गई यहाँ पर, पूरे एनसेड के टॉपिक के अंदर एक और चीज़ रह गई। तो तुमको नॉर्मल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। प्रोस्टाग्लैंडिन से हमने बात स्टार्ट करी थी, फिर हमने एनसेड्स के बारे में बात करी, फिर हमने उससे एसोसिएटेड ड्रग्स देखे, फिर कॉक्स इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, और फिर हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स पे आए। फिर हमने बात की कि ड्रग्स, एस्पिरिन पॉइजनिंग और पैरासीटामोल पॉइजनिंग पे बात की, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुमसे प्रॉफ के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगर तुम्हारा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चंस इस पे आते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं एक बार पैरासीटामोल पॉइजनिंग पे। पैरासीटामोल का ही जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं हम एसाइटोअमाइनोफेन, राइट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट। मैं नीचे पीडीएफ तुम लोगों को इस लेक्चर के साथ अवेलेबल करा दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल होगा। पर अभी के लिए इसको समझो, जो लिखा हुआ है दैट यू विल फाइंड इन बुक्स ऑल्सो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास वही सेम मैटर होना चाहिए कि मैंने 4 बुक्स में से पढ़ के कंबाइन कर दिया, पर है वही बुक्स का ही मैटर। मैं यहाँ पर इसलिए तुमको बता रही हूँ या इसलिए लेक्चर ले रही हूँ ताकि तुमको ये चीज़ समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आती डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। पैरासीटामोल पॉइजनिंग हमारा लास्ट टॉपिक है आज के डिस्कशन का। एक चीज़ यहाँ पर याद रखो कि जो पैरासीटामोल है उसको हमने अभी बोला कि एसाइटोअमाइनोफेन बोलते हैं। अब एसाइटोअमाइनोफेन, हम पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा कॉमन दवाई है, तुमने देखा होगा हर पेशेंट को बुखार के अंदर हम पैरासीटामोल, पीसीएम, डोलो 650 यही सब देते हैं, राइट। अब उसको देने का कितना डोज और ये सारे थेरेपेटिक इंडेक्स ये हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर इतना समझो कि कोई भी जो दवाई है उसको ऑप्टिमम नहीं दिया जाता है, मतलब जितनी बोली गई है उतना नहीं देते हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है या पॉइजनिंग हो सकती है। एक और चीज़, अगर जो पैरासीटामोल है नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा सेफ़ दवाई है, क्योंकि हम हर किसी को दे रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े तक को, तो इसका मतलब ये बहुत सेफ़ दवाई है, राइट। जो पैरासीटामोल है ये मोस्टली 90% ये खुद से इनएक्टिव हो जाती है, मतलब इनएक्टिव हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। इतनी चिंता की इसमें कोई भी बात नहीं है। हमको चिंता किस बात की हो रही है कि जो 10% दवाई है वो मेटाबोलाइज नहीं होती, वो मेटाबोलाइज नहीं होती और वो एक प्रोडक्ट बनाती है। वो सब्सटेंस है NaPQI। अब ये क्या है, एन एसिटाइल पैराअमाइन बेंजोक्विनोन अमीन। अब ये इतना बड़ा नाम है, इतना सब कंफ्यूज मत होना। सिर्फ NaPQI ये क्या है, ये जो PCM है ये जब मेटाबोलाइज होती है तो 90% तो टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, 10% किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो कौन सी फॉर्म है, वो टॉक्सिक फॉर्म है, जिसके पास क्या है, सल्फाइड्रल ग्रुप है।
हमें इतना पता होना चाहिए कि इसके पास सल्फाइड्रल ग्रुप है और ये टॉक्सिक फॉर्म है। अगर ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए तो फिर पीसीएम इतनी सेफ कैसे? पीसीएम इसलिए इतनी सेफ है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिवर है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है लिवर? क्योंकि हमारा जो लिवर है उसके पास होता है ग्लूटाथायोन। अब जो ग्लूटाथायोन है वो इससे बाइंड कर जाता है। किससे बाइंड कर रहा है? NaPQI से, राइट। तो वो मेटाबोलाइज कर देता है इसको, हमें पता भी नहीं लगता इतना कुछ टॉक्सिक हमारी बॉडी में आया बना, बात खत्म हो गई, तो हम प्रोटेक्टिव रहे। ठीक है, ये होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। तो जब तुम पीसीएम लेते हो तो नॉर्मली वो ऐसे होगा। बट सपोजिंगली ऐसे हो सकता है कि कोई नया नया बच्चा डॉक्टर बनाओ, है ना, इंटर्न्स के अंदर हमें नहीं पता होता डोज कितनी देनी है, या फिर हो सकता है तुम्हारे डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा दे दी हो। इन एनी केस इफ़ देयर इज़ पीसीएम ज़्यादा डोज गिवन, अगर ज़्यादा डोज दे दी जाती है तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी क्यों हो जाएगी? अब मान लो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि मैंने लिया था यहाँ पर 100, क्या 100 लिया था मैंने? 100 मैंने पीसीएम दी थी, 100 में से 90 निकल गई। अब 10 जो यूनिट्स हैं वो जो पीसीएम के बचे वो किस में कन्वर्ट हो गए? NaPQI के अंदर, राइट। अब जो नॉर्मली 10 बचने थे, अगर मैंने इसकी जगह क्या दे दिया हमारी बॉडी के अंदर, हमने दे दिया यहाँ पर 1000। अगर वो 1000 था तो उसका कितना बच गया हमारे पास? 100 बच गया। अगर वो 100 हमारे पास NaPQI में कन्वर्ट हो गया, बट जो ग्लूटाथायोन है वो नॉर्मली उसकी कंजप्शन ही 50 थी, मतलब उसके पास इतने ही यूनिट्स थे जितना वो मेटाबोलाइज कर सकता था। ग्लूटाथायोन NaPQI को उतना ही ले सकता है जितना ग्लूटाथायोन खुद है, तभी वो बाइंड करेगा। अगर हमारे पास 50 ग्लूटाथायोन की यूनिट्स हैं जबकि 100 हमारी बॉडी के अंदर बन गई हैं NaPQI, तो जो 50 बचेंगी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल होंगी हमारी बॉडी के लिए। तो एक रीज़न ये हो गया पैरासीटामोल पॉइजनिंग का, राइट। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, क्रॉनिक एल्कोहलिक्स होते हैं। क्रॉनिक एल्कोहलिक्स के अंदर क्या होता है? लिवर ख़राब हो जाता है। ये लिवर जो इतना स्ट्रॉन्ग है इसके पास ग्लूटाथायोन ही ना बने, ये भी तो हो सकता है कि हमारा लिवर ख़राब हो, या फिर किसी को कोई और लिवर फेलियर हो या लिवर की डिजीज़ हो, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी क्या होगा? हमारे पास पीसीएम पॉइजनिंग हो सकती है, राइट। भी ये पीसीएम पॉइजनिंग होएगी तो हमारे को ये पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। अब पेशेंट एडमिट करेगा तो जो इसका एंटीडोट होता है वो क्या होता है? वो NaC होता है। NaC क्या होता है खुद से? अब NaC क्या होता है? N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन जो बचा हुआ NaPQI है उसको ले लेगा और फिर बॉडी में से सारी टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाएगी। इसलिए पीसीएम पॉइजनिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, और ऐसे ही हमें किसी भी पेशेंट को पीसीएम नहीं लिख देना चाहिए, तभी हम पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बारी, है ना, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं साइटोमाइनोफेन या पीसीएम पॉइजनिंग के बारे में। अब उसने बोला कि अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो ये मेडिकल इमरजेंसी होगी, क्योंकि लिवर डैमेज के पेशेंट्स के अंदर हो सकता है ये सब, या फिर हिपैटिक डैमेज एंटिसिपेट हो सकता है पेशेंट के अंदर। अब इसका जो हमको दवाई देनी है या फिर हमारे पास एंटीडोट है वो N-एसिटाइलसिस्टीन होता है। N-एसिटाइलसिस्टीन therapy should be instituted in the suspected cases of PCM poisoning before blood levels become available। ये नहीं वेट नहीं करते रहना कि पहले ब्लड के अंदर लेवल पता लगेगा कि कितना है कितना नहीं, उससे पहले शुरू कर देना है। With treatment terminated if the assay result subsequently indicate that the risk of hepatotoxicity is low। ठीक है, सो आई होप सो आज का लेक्चर क्लियर था। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा कोई डाउट है तो। और साथ में अगर तुमको प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक्स हैं, अगर वो नहीं समझ में आते और उसको समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं इस वीडियो के साथ इस PDF को अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लेना। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।